नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार का वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूँ। कृपया जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार। चलिए, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं। मध्यवर्गीय मतलब मिडिल क्लास दोस्तों, और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है, और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। करंट टाइम की बात हो रही है दोस्तों। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। आगे, बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे दोस्तों। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी, यानी कि दोस्तों उस समय जो था वो बाल विवाह प्रथा था, इस वजह से होता था। आगे, हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए, यानी कि दोस्तों सती प्रथा की बात की जा रही है। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को हम सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सती शब्द का अर्थ क्या था? सदाचारी महिला। ठीक है, आगे, संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होंगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएंगी। देख रहे हैं दोस्तों क्या कुप्रथा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़िए, पुराना ज़माना था तो सुधार हुआ। ये दोस्तों एक फिगर है, इसमें सती होती हुई महिला को दर्शाया गया है, चिता पर लेटाया कर। ठीक है, आगे देखते हैं चित्र में सती यानी बाल्थाज़र साल्विन द्वारा दोस्तों यह चित्र को बनाया गया था 1813 ईस्वी में, बाल्थाज़र साल्विन के द्वारा। आगे, भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। ठीक है, आगे, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे, यानी कि दोस्तों यहाँ वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की बात की जा रही है, लागू नहीं होगा, बात की जा रही है। आगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद जो व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां थीं, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। ठीक है, आगे, इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। ठीक है, आगे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। ठीक है, हालांकि गलत था। आगे, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसे कैसा हुआ। ठीक है, ऐसा कैसा हुआ था, कैसे हो गया था ऐसा। चलिए, पहला है दोस्तों परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं दोस्तों, लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर मनुष्य और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चाएं होती रहती थीं। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थीं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एक सेकंड, यूज़ प्रेस करिए। हाँ, आगे दोस्तों, इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय 1772 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक इसी तरह के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे हम बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाने। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये गतिविधि हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद। आगे है दोस्तों, राजा राम मोहन राय देश में, एक सेकेंड पेन का यूज़ करेंगे। हाँ, राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को ज़बरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ठीक है, यह है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में राजा राम मोहन राय का फिगर। इसको दोस्तों रेम्ब्रांड पील द्वारा बनाया गया था 1833 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारा विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, ये हम लोगों का टॉपिक रहेगा, हम लोग इसको देखेंगे। चलिए, राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसे कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। ठीक है, क्लास 6 में पढ़े हैं। आगे 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। इसके फलस्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय का अहम भूमिका था दोस्तों उसमें। आगे हम लोग पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर वे दोस्तों प्राचीन धर्म ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो कि सोच का समर्थन करते हों, जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे, ठीक है, कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ठीक है, बहुत ही सोच लीजिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। जो भी बात करते थे दोस्तों तर्क के अनुसार करते थे, बिना तर्क का कोई बात नहीं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नीचे हमारा एक फिगर दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर थोड़ा डिस्कस किया जाए। चलिए, यह है दोस्तों फिगर, कुंडों पर झूलने का त्यौहार। कुंडों पर झूलने का त्यौहार, ये देख रहे हैं दोस्तों, कुंड है ना, उसके ऊपर झूल रहे हैं लोग। आगे, इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल के कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई। समझ रहे हैं क्या ये त्यौहार है? अपने बताइए, खाल में ही ये लोग कुंडा खोस ले रहे हैं और फिर झूल रहे हैं। कोई प्रथा था प्राचीन समय में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक स्रोत दिया है, स्रोत 1 में देखते हैं क्या लिखा है। पहले हम उन्हें लकड़ियों से बांध देते हैं।
ठीक है। ये राजा राम मोहन राय का इसमें दोस्तों मत है। एक सती प्रथा के समर्थक लोग जो थे उनकी बार वो लोग क्या कहते थे, आइए हम लोग देखेंगे, और एक सती विरोधी जो थे वो क्या कहते थे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहले दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे, मतलब चिट्ठी लिखे थे, लेटर वगैरह लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। पहला दोस्तों सती समर्थकों का क्या कहना था ये देखते हैं। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने का कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। ये दोस्तों सती समर्थक जो थे वो उनका कथन था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सती विरोधी का कथन। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। ये सती विरोधी जो थे, जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे, उनका कहना, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह भी है ना, वो लोग भी थे। ठीक है, आगे कहाँ मौका कहाँ दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अच्छा मान सकते हैं, मतलब ना समझ मान सकते हैं। परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो, मतलब ना समझ कैसे कह सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए दोस्तों प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तथा विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पंतुल्लु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। किसने दोस्तों? वीरेश लिंगम पंतुल्लु ने बनाया था संगठन। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। आगे, इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहें। ठीक है, आगे लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। इससे पहले दोस्तों यहाँ एक फिगर है, उसको देख लीजिए। उससे पहले एक गतिविधि है, वो भी पढ़ लेते हैं। ये संवाद 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखें, देखें कि तब और अब की दलीलों में क्या फ़र्क आया है। ये दोस्तों हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका फिगर है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं दोस्तों, ये इनका फिगर है, देख लीजिए ध्यान से। आगे, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, जैसे ज्योतिबा फुले भी थे दोस्तों। ठीक है, उन्होंने भी स्कूल खोला था। आगे 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। एक बात और याद आ गया, ज्योतिबा फुले की जो मिसेस थी यानी धर्मपत्नी थी दोस्तों, सावित्रीबाई फुले, वो प्रथम महिला शिक्षिका थी। ठीक है, उस समय उस दौर में दोस्तों पढ़ाई का मतलब औरतों के लिए, महिलाओं के लिए पढ़ाई जो था वो वर्जित था, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ लोग जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने ही उनको पढ़ाया था। ठीक है, और उन्होंने एक क्या बोलते हैं ट्रस्ट भी चलाया था। चलिए आगे देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग
उनसे डरते थे। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आगे लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। इसके फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? राज सुंदरी देवी, याद रखिएगा, वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट किरदार है। अंडरलाइन भी कर लेते हैं, ये पॉइंट अंडरलाइन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक फिगर दिया है, ध्यान से देखिएगा। हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875 ईस्वी की, देख लीजिए। आगे 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। ठीक है, आगे महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे दोस्तों, यहाँ पेन का यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थीं, जिन्होंने कलकत्ता आगे और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। आगे हम लोग देखते हैं 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब प्रकाशित की थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। ठीक है, देखें कितना पुण्य का काम की थी, चला सकें। आगे देखते हैं। जाहिर है कि इन सब बातों में रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए होंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे।
आगे जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। आगे 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों बाल विवाह के विरुद्ध कानून। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ ऊपर हम लोग का एक है कोर्ट में स्रोत 2 देख लेते हैं। जब औरत का पति मर जाता है तब क्या होता है, ये देखते हैं। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा है। ये ताराबाई शिंदे का कथन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हों, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हों और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, यानी टकला बना देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उससे शादी ब्याह आवोभक्त और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इस पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ये दोस्तों ताराबाई शिंदे का कथन था। ठीक है, आगे देखते हैं बाल विवाह के विरुद्ध कानून। आइए इसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा दृश्य है। ठीक है, ये क्या है पता है आप लोगों को? 8 साल की दुल्हन है। ये देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची है और आदमी देख रहे हैं कितना बड़ा है। आदमी कह रहे हैं लड़का जब भी है उससे बड़ा है और लड़की केवल 8 साल की। बताइए, इसको बेचारी को कुछ समझ भी नहीं होगा, तभी इसका शादी कर दिया गया। ये बाल विवाह था दोस्तों। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है? इतनी दुखद बात है दोस्तों। देखिए आगे, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर रो रहे लेखन। क्षमा करिएगा दोस्तों, क्या हम पढ़ रहे हैं, रो नहीं हो रहे हैं। चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। बाल विवाह विरुद्ध कानून। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुई जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल की कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दी गई। ठीक है, जो कि उचित भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ें? सती प्रथा, ठीक है, शिक्षा संबंधित थोड़ा सुधार, ठीक, और आपका विधवा विवाह, ठीक, और फिर आपका बाल विवाह, ये सब हम लोग पॉइंट्स देखे हैं, तो उसको याद रखिएगा आप लोग। समाज में ये सब कुप्रथाएँ चलती थी। आगे हम लोग का टॉपिक है दोस्तों जाति और समाज सुधार। चलिए इसे देखते हैं। हमने अभी जिन समाज सुधारों का जिक्र किया है उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का गठन किया गया। किसका दोस्तों? 1840 ईस्वी में बम्बई में
परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा पेन का यूज़ करेंगे। इसके लिए कूलियों, सामान ढोने के लिए खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंटा बनाने वालों, नालियाँ साफ़ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गाँवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहाँ मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे दोस्तों निम्न जाति के लोग, क्षमा करिएगा, कौन दोस्तों, निम्न जाति के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। ठीक है, आगे है दोस्तों, चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों ऊपर एक फिगर दिया है, समुद्र में ये जो है जहाज़ है। ठीक है, एक कुली जहाज़ है ये समुद्र में, 19वीं शताब्दी का। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज़ के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जाति के होते थे। दोस्तों एक बार जाते थे तो वापस भी नहीं आ पाते थे, दिहाड़ी मजदूर उसको कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, जूते कौन बना सकता है? आइए ये भी देख लेते हैं। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। ठीक है, मदिगा समुदाय के लोग हैं जूते बनाते हैं। हालांकि यहाँ चप्पल रखा हुआ है। आगे देखते हैं, ये 19वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश का सीन है। ठीक है, मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने के माहिर थे। ठीक है, मदिगा समूह के लोग। आगे देखते हैं, इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे, सूबेदार थे। ठीक है, अंग्रेजी सेना में सूबेदार भी थे। आगे देखते हैं, कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 ईस्वी में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों इस क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, बाहर पढ़कर भी दोस्तों टॉप करते थे हमेशा। आगे चित्र में देखते हैं, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम
छोटे बड़े काम करते थे। आगे समानता और न्याय की मांग, आइए देख लेते हैं दोस्तों। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीराम दास ने की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा 2 मिनट रुकते हैं क्योंकि अजान हो रहा है, तो थोड़ा सा अजान के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्षमा करिएगा। छेड़ दिया। आगे दोस्तों, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाली ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। ठीक है, आगे वहाँ झावा जाति के श्री नारायण गुरु, थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ झावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। एकदम सही कथन है, मानवता की एक ही जाति है, सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका महत्वपूर्ण कथन था दोस्तों, ओरु जाति ओरु मत्तम ओरु दैवम मनुष्यानु, मानवता ही एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। ठीक है, कितना अच्छा विचार था इनका दोस्तों। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जाति से थे। ठीक है, और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये श्री नारायण गुरु जी हैं। ठीक है, इनको ध्यानपूर्वक देखिए। आगे बढ़ा जाता है। आगे दोस्तों, गुलामगिरी, बहुत ज्योतिबा राव फुले का फेमस वो है, रिटन है इनके थ्रू, गुलामगिरी। चलिए ये देखते हैं इसमें क्या लिखा है। गुलामगिरी में निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 ईस्वी में जन्मे ज्योतिबा राव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वासियों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। ठीक है, ये फूले जी का कथन था। ये गुलामगिरी में ये सब बातें दोस्तों वो जिक्र किए हैं। आगे फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियाँ और अतिशूद्रों यानी अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज जो था ये जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी इन्होंने। ठीक है, मैं यहाँ और तुम वहाँ। चलिए आइए देखते हैं फूले जी का है, मैं यहाँ और तुम वहाँ। फूले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था ये ध्यानपूर्वक देखिए इसको। ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र मुस्लिम और
पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम उच्च नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फ़ायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक बात बता दें आपको, ज्योतिबा राय फूले जो हैं दोस्तों आदर्श भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनको अपना सोच लीजिए आदर्श मानते थे। आगे 1873 ईस्वी में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, 1873 में गुलामगिरी उन्होंने लिखा था। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था 1773 में। इसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। आगे, जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में भीमराव अम्बेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पश्चिम भारत में दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चला था। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। आगे है ऊपर में स्रोत 4 में पढ़ते हैं, हम भी इंसान हैं। 1927 ईस्वी में अम्बेडकर जी ने कहा था, क्या कहा था अम्बेडकर जी ने, ध्यान से देखिएगा। अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का 2 मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ये अम्बेडकर जी का कथन था। दोस्तों आप लोगों को पता है कि अम्बेडकर जी अपनी अंतिम क्षण में इस कुप्रथा के कारण दोस्तों लास्ट टाइम में दोस्तों अपने जीवन के कुछ ही साल पहले उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, यानी कि वो बुद्धिस्ट हो गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। जिन लोगों को पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता है जिनको तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक, आगे लिखते हैं। मंदिरों में कौन जा सकता था? आइए, अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। ठीक है, बैठकर पढ़ना। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। ठीक है, उससे अमेरिका से पहले दोस्तों वो तो पहले आपका मऊ में पढ़े। ठीक है, अपने ज़िला में महू में, और उसके बाद दोस्तों वो फिर चले गए एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़े। फिर उसके बाद अमेरिका में जाने के लिए उनको फेलोशिप मिला। ठीक, आगे 1919 ईस्वी में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना का काफ़ी लिखा। ठीक है, बहुत सारा लेखन लिखा था उस पर बारे में उन्होंने। आगे सन 1927 ईस्वी में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ठीक है, जो उनकी जाति थी। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित की मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात दोस्तों थोड़ा बहुत त्रुटि हो रहा है तो उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा, क्योंकि टॉपिक में अम्बेडकर जी आए हैं तो उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो भी जानकारियाँ हैं वो मेरे दिमाग में घूमने लगी है। दरअसल अम्बेडकर जी का नाम जो है भीमराव था। ठीक है, अम्बेडकर जो है दोस्तों इनके जो बेसिक एजुकेशन में, जो इनके प्राइमरी स्कूल में जब ये पढ़ रहे थे तो वहाँ के जो इनके गुरु जो थे अम्बेडकर उनका नाम था। ठीक है, उन्हीं की उपाधि इनको मिली थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, तो वे जो है गुरु जी थे वो इनसे बहुत प्रभावित थे अम्बेडकर जी से, तो उन्होंने अपना नाम ही इनको दे दिया। तो भीमराव जो थे वो अपने नाम के बाद जो है इनका नाम जोड़ लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनका नाम फिर पड़ गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिरों के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे थे दलित लोग, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना। आगे देखते हैं। 1927 ईस्वी से 1935 ईस्वी के बीच अम्बेडकर जी ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है।
ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं, ये फिगर है हमारा मंदिर का। ये दोस्तों मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार है। टॉमस डैनियल द्वारा बनाया गया चित्र है दोस्तों। 1792 ईस्वी में ये चित्र बनाए थे उन्होंने। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे गैर ब्राह्मण आंदोलन देख लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। यही है दोस्तों रामास्वामी नायकर। ठीक है, ध्यान से देखिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दिया। याद रखिएगा, रामास्वामी नायकर ने स्वाभिमान आंदोलन शुरुआत किया था। ठीक है, हालांकि हम अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसको समाप्त करना है। ठीक, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक, आगे उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी पड़ी। आगे, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म के जातीय उच्च नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है और औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ भी आज भी जातिवादी को लेकर ज़्यादा मतभेद किया जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है दोस्तों। हम लोग जाति और धर्म और से परे हैं दोस्तों। अगर आपका चेतना अगर जागृत है तो अगर आप अपना ध्यान से देखें तो सबको वहीं जाना है दोस्तों। सबका अंतिम धाम वही है। वहाँ कोई जाति धर्म नहीं होता है, वहाँ सब एक ही जगह है। हालांकि प्राचीन काल में ये नहीं था, जो निम्न जाति के लोग थे उनका जो दाह संस्कार अलग जगह होता था और उच्च जाति का अलग। लेकिन अब दोस्तों ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और होना भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम सब जाति और धर्म से परे हैं और हम लोग सबसे पहले एक इंसान हैं, तो अपने अंदर मानवता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए किसी से भेदभाव मत रखिए। सब लोग अपने आप में दोस्तों आपके संबंधी भाईचारे के रूप में ही जीवन बिताइए और किसी से भेदभाव मत रखिए। हम तो यही कहेंगे, सभी समान हैं। महिलाओं के बारे में पेरियार, इनका क्या कथन था? पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुरतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थीं। ठीक है, हमें ऐसे पतियों के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। ठीक है, ये पेरियार द्वारा रचित है दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं।
आज भी जाति इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों बनी हुई है? औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुधारों के लिए संगठित होना, कुछ यहाँ पे है दोस्तों, जैसे ब्रह्म समाज है, ठीक है, डेरोजियो एवं यंग बंगाल है, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी हैं। चलिए इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 ईस्वी में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी जो थे उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिगर है दोस्तों, फिगर नंबर 16। केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ठीक है, ये इनका फिगर है। आगे दोस्तों, डेरोजियो एवं यंग बंगाल, आइए इसको भी देख लेते हैं। यह डेरोजियो का फिगर, हेनरी डेरोजियो। ठीक है, 1820 के दशक में हेनरी लुई विलियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया, इनकरेज किया था। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। ठीक है, ये डेरोजियो एवं यंग इंडिया था। आगे, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। हालांकि दोस्तों पूरा डीपली नहीं दिया गया है इन लोगों के बारे में, मुख्य बातें ही दिया गया है। चलिए फिर भी कोई नहीं, हम लोग ये देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का नाम जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। दोस्तों ये जो रामकृष्ण परमहंस थे ना, ये हमारा दक्षिणेश्वर काली जी का जो मंदिर है उसमें वो अपना पुजारी थे। ठीक है, हम सही बोल रहे हैं ना, परमहंस। फिर आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा सही बोल रहे हैं कि नहीं, फिर कमेंट करिएगा ज़रूर। ठीक, स्वामी विवेकानंद 1863 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक, जिनका मूल नाम दोस्तों मतलब बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्वक है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। ठीक है, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया। आगे, किंतु राष्ट्र के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक साधन धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। आगे हम लोग दोस्तों प्रार्थना समाज देखेंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं थोड़ा। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वेद समाज। मद्रास, चेन्नई में
1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन। यह दोस्तों सैयद अहमद खान इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। आगे सैयद अहमद खान द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। ठीक है, डीपली इम्पैक्ट था। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सिंह सभा आंदोलन। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो समाप्त भी करेंगे। सिंह सभा आंदोलन हम लोग का लास्ट टॉपिक है। आइए, खालसा कॉलेज अमृतसर में है दोस्तों। 1892 ईस्वी में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। ये कितना सुंदर लग रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 ईस्वी में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो लेसन चैप्टर नंबर 7 था वो संपूर्ण हुआ। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट लेसन में दोस्तों चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 के दशक तक। ये हम लोग पढ़ेंगे और इसी के संग अपना वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि मेरा 1K सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो सके, ताकि मैं और भी बुक्स को यूट्यूब पर प्रोवाइड करा सकूँ आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू दोस्तों।